इसमें देखो हिंदी में आपका वर्णमाला चल रहा था। वर्णमाला का आज आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कल से आपका संधि चलेगी। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट आपका हिंदी में संधि रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में अगर 20 नंबर से आपकी हिंदी पूछी जाती है तो आप ये मान के चलो 2 नंबर का तो आपका वर्णमाला मिल जाएगा और 2 नंबर की आपकी संधि मिल जाएगी। ठीक, हर एग्ज़ाम में आपका वर्णमाला और संधि से क्वेश्चन पूछ। तो देखो कल आपका कहाँ तक हुआ था, उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण आपने पढ़ा था। आज जो आपने पढ़ना है वो मात्राएं आपने पढ़नी है और शाब्दिक विग्रह आपने पढ़ना है। किसी भी शब्द का शाब्दिक विग्रह आपने पढ़ना है, उसके बाद मात्राएं आपने पढ़नी है। ठीक, आज आपका वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा। कल जो आपकी क्लास चलेगी पहला टॉपिक हिंदी का वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा और हिंदी का जो दूसरा टॉपिक है वो आपका संधि शुरू हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपका संधि रहेगा। संधि में बहुत ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन भी रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करना है आपने। ठीक, तो संधि को बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे। एक एक शब्द को, एक एक मात्राओं को अलग करके हम संधि को पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसमें देखो वर्णमाला का जो लास्ट लेक्चर है आपका, इसको वर्णमाला आज कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मात्राओं की। अब मात्राएं होती क्या हैं उसको पहले समझना। मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं देखो हम ये बोल सकते हैं कि स्वरों को पूरा ना लिखकर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो संकेत प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। क्या बोला मैंने आपको बोला कि स्वरों को पूरा न लिखकर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मात्राएं बोलते हैं। आप देखते होंगे जब आप व्यंजन लिखते हैं तो उन व्यंजनों को लिखने के लिए आपने स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। या बचपन में आप 12 खड़ी पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो भी आप 12 खड़ी पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो मात्राएं लगती हैं वो आपकी किसकी लगती हैं? स्वरों की लगती हैं। वैसे देखो मैंने आपको बोला कि जब मात्राएं स्वरों की लगती हैं तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, लेकिन दृश्य रूप में जो मात्राएं होंगी वो 10 होंगी। अ की मात्रा दृश्य रूप में नहीं रहती है, इसीलिए अ को क्या बोला जाता है? उदासीन स्वर बोला जाता है। ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि उदासीन स्वर कौन सा है तो आप बोलोगे उदासीन स्वर जो है वो कौन सा है? अ है। तो मात्राएं आपका स्टार्ट करना है। अब समझना, नया टॉपिक है, सॉरी वर्णमाला का लास्ट टॉपिक है आज आपका मात्राएं। और मैंने बोला कि मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं स्वरों को पूरा न लिखकर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। स्वरों को पूरा ना लिखकर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मात्राएं बोलते हैं। अब स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, लेकिन मात्राएं जो होती हैं वो दृश्य रूप में सिर्फ 10 मात्राएं होती हैं। अ स्वर की मात्रा दृश्य रूप में नहीं होती है, इसीलिए अ को हम क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर बोलते हैं। अब देखो जैसे आपके पास स्वर पता होंगे, क्या है? अ, फिर क्या है? आ, फिर क्या है? छोटी, फिर क्या है? बड़ी, फिर क्या है? छोटाओ, फिर क्या है? बड़ाओ, फिर क्या है आपका? री, फिर क्या है आपका? ए, फिर क्या है आपका? आई, फिर क्या है आपका? ओ, और फिर क्या है आपका? औ। ये हो गए। तो स्वरों की जो संख्या है वो आपकी 11 है। अंक और अह जो है वो स्वर नहीं होते हैं। अंक और अह जो है इनको हम बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ण। जिसमें से अंक जो होता है आपका, अंक जो होता है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और अह जो होता है इसको हम विसर्ग बोलते हैं। अब अयोगवाह वर्ण, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 2 अयोगवाह वर्ण हैं। कौन से? एक होता है आपका अंक, एक होता है आपका अह। इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, इसको बोलते हैं हम विसर्ग। लेकिन स्वर पूछे जाते हैं तो स्वर आप कितने बोलोगे? 11 स्वर बोलोगे, अ से लेके कहाँ तक? अ तक। अब हम बात करते हैं इनकी मात्राओं की।
ठीक, अभी अभी मैंने बोला कि मात्राएं होती क्या हैं। मैंने बोला कि मात्राएं स्वरों को पूरा न लिखकर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मात्राएं बोलते हैं। स्वरों की संख्या आपकी 11 है, लेकिन दृश्य रूप से मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। अ की मात्रा दृश्य रूप से नहीं लिखी जाती है, इसीलिए अ को क्या बोला जाता है, उदासीन स्वर बोला जाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इस अ की क्या आप कोई मात्रा बता सकते हैं? नहीं। ये जो मात्रा होती है किसकी होती है, आ की होती है। ये किसकी मात्रा होती है, आ की होती है। छोटी ई की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक, अ की कोई मात्रा नहीं होती है दृश्य रूप में। आ की मात्रा ये होगी, छोटी ई की मात्रा ये होती है, बड़ी की मात्रा ये होती है, छोटा ऊ की मात्रा ये होती है, बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है, री की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा ये होती है, ऐ की मात्रा ये होती है, ओ की मात्रा ये होती है और औ की मात्रा ये होती है। समझ गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मात्राएं अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कितनी बोलोगे, 10। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ गए हैं? किसकी मात्रा नहीं होती है, अ की नहीं होती है, इसीलिए अ को क्या बोलते हैं, उदासीन स्वर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखो इन्हीं मात्राओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हम उनको समझते हैं, और फिर वर्णों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको समझते हैं। ठीक, अब कैसे कैसे आपसे मात्राएं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा इसको समझना। जैसे एक शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक शब्द मैंने अपना ही नाम यहाँ पे लिख दिया। सपोज दैट मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पे कमल। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिख दिया कमल। इसमें आपने मात्राएं बतानी है और इसमें आपने वर्ण बताने हैं कि इसमें मात्राएं कितनी हैं और इसमें वर्ण कितने हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो मात्राएं हैं सबसे पहले देखो इसका हम विग्रह करते हैं, वर्णों का विग्रह करते हैं। तो इस क में जो स्वर लगा है वो कौन सा लगा है, अ। इसमें नीचे हलंत लगा दिया है। अब सुनना, व्यंजनों में व्यंजनों के आगे, क्योंकि व्यंजन जो उच्चारित होते हैं वो किसकी सहायता से होते हैं, स्वरों की सहायता से। किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं, स्वरों की सहायता से। अगर उस व्यंजन में से स्वर हटा दोगे तो इसका मतलब वहां पे क्या लगेगा, हलंत। इसका मतलब वहां पे क्या लगेगा, हलंत। और इस व्यंजन को पूरा लिखने के लिए उसमें क्या लगाना पड़ता है, स्वर लगाना पड़ता है। समझ गए हैं? क्लियर हो गया है? तो अब देखो इस क में स्वर किसका है, अ का, और दूसरा क्या है, म। इस म में से स्वर हटा देंगे तो नीचे क्या लगेगा, हलंत, और इसमें स्वर किसका है, अ का। उसके बाद ल, इसमें से स्वर हटा देंगे, स्वर किसका है, अ का। समझ पा रहे हैं? तो देखो अब इसमें हमने मात्राएं गिननी थी, तो मात्राएं कितनी हैं, एक मात्रा इसमें होगी अ की, एक मात्रा इसमें होगी अ की, एक मात्रा इसमें होगी अ की, तो इसमें कुल मात्राएं कितनी हैं, 3। अब किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि अभी तो ये बोल रहा था कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अरे दृश्य रूप में मात्राएं नहीं होती है, लेकिन इसमें स्वर लगा तो है ना अ का, इसमें स्वर लगा तो है अ का, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी मात्रा होंगी, एक मात्रा। समझ रहे हैं? अब देखो इस कमल में जो मात्राएं होंगी, एक मात्रा यहाँ पे क में थी, एक मात्रा म में थी और एक मात्रा ल में थी, तो कुल कितनी मात्राएं हैं, 3। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस कमल में वर्ण कितने हैं, इस कमल में वर्ण कितने हैं, तो अब आप क्या करोगे, देखो क में कितने वर्ण हैं, 2, ये क्या रहा व्यंजन, ये क्या रहा स्वर। फिर म में कितने वर्ण है, 2, ये क्या रहा व्यंजन, ये क्या रहा स्वर। इस ल में कितने वर्ण है, 2, ये क्या रहा व्यंजन और ये क्या रहा स्वर। तो इसका मतलब एक वर्ण ये, एक वर्ण ये, 2 3 4 5 और 6। लेकिन इसका आंसर 6 नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा, 5। अब ध्यान सुनना कैसे। अगर किसी भी शब्द का आपने शाब्दिक विग्रह करना है, अगर किसी भी शब्द का आपने शाब्दिक विग्रह करना है तो उस शब्द के अंत में, उस शब्द के अंत में अगर अ का स्वर होगा तो उस अ को अलग से वर्ण नहीं गिना जाएगा। समझ गए हैं? तो इस कमल में लास्ट में स्वर किसका था, अ का था, इसलिए लास्ट वर्ण को हमने नहीं गिना, तो इसलिए इसमें कितने वर्ण हैं, 5। समझ गए? क्लियर हो गया है? समझ पा रहे हैं? पक्का समझ रहे हैं? ठीक। दूसरा शब्द दे रहा हूं मैं एक। अब देखो एक दूसरा शब्द मैं यहां दे रहा हूं, मैंने शब्द लिख दिया कोमल, मैंने शब्द लिख दिया कोमल। अब मेरा कोमल से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो ये मत समझना कि कमल के बाद कोमल लिख दिया। ठीक, अब एक शब्द लिख दिया मैंने कोमल। ठीक, अब देखो जब ये कोमल शब्द मैंने लिख दिया तो यहाँ पे आपने मात्राएं गिननी है। अब यहाँ पे जब आपने मात्राएं गिननी है तो इस क में क्या है, ओ, इस क में क्या है, ओ। देखो इस क को तुमने अलग कर दिया, साथ में क्या है, ओ है, साथ में क्या है, ओ। अब ओ में कितनी मात्राएं होती हैं, 2। ओ में कितनी मात्राएं होती हैं, 2। कैसे, ओ कैसे बनता है, ओ और ऊ के योग से, तो इसको कितनी मात्रा गिनी जाती है, 2। और 2 मात्राओं का संकेत क्या होता है, ये वाला साइन। एक मात्रा का संकेत क्या होता है, ये वाला साइन।
समझ पा रहे हैं? जनरली होता क्या है, देखो मात्राओं के आधार पर हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अब एक मात्रा कहाँ भी होती है? अ में क्या होती है? एक मात्रा। ई में क्या होती है? एक मात्रा। फिर उ में क्या होती है? एक मात्रा। री में क्या होती है? एक मात्रा। इनको संकेत में दिखाना होगा, अगर देखना होगा कि इनमें मात्रा कितनी है। अगर मात्रा दिखानी होगी तो इसके लिए क्या होगा? ये वाला चिन्ह होगा। इसका मतलब क्या है? एक एक मात्रा है। अब जहां पे आपका आ होगा, आ में कितनी मात्रा होंगी? दो। कैसे? आ कैसे बनता है? अ और औ के योग से क्या बनता है? आ बनता है। उसके बाद बड़ी ई में कितनी मात्रा होंगी? बड़ी ई में भी कितनी मात्रा होंगी? दो। उसके बाद बड़ा ऊ में भी कितनी मात्रा होंगी? दो। उसके बाद ए में कितनी मात्रा होंगी? दो। देखो जैसे ए में कैसे दो मात्रा है, एक अ की और एक ई की, ठीक। तो ए में कितनी मात्रा होंगी? दो। उसके बाद आई में भी कितनी मात्राएं होंगी? दो। उसके बाद ओ में भी कितनी मात्राएं होंगी? दो। उसके बाद औ में भी कितनी मात्राएं होंगी? दो। समझ गए? तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 स्वरों में कितनी मात्राएं हैं? 2। और इन 4 स्वरों में कितनी मात्राएं हैं? ए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कोमल। कोमल को अलग करेंगे तो इसमें से स्वर अलग कर दिया तो क, ऐसे रहा। स्वर किसका था? ओ का। ओ में कितनी मात्राएं होती हैं? 2 होगी। उसके बाद क्या है? म में स्वर किसका है? अ का। अ में कितनी मात्रा होती है? 1। उसके बाद क्या है? ल, इसमें स्वर किसका है? अ का। अ में कितनी मात्रा होती है? 1। तो कोमल में कितनी मात्रा है? 4। समझ गए? क्लियर? समझ आ रहा है? पक्का समझ आ रहा है? अब इस कोमल में आपने क्या देख लिया? मात्राएं देख ली। उसके बाद देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक शब्द और, जैसे ये मैंने लिख दिया सेदनी, ये मैंने लिख दिया सेदनी, ठीक। ये शब्द लिख दिया, इसमें आपने इसका शाब्दिक विग्रह करना है। इसका शाब्दिक विग्रह करना है तो इसका शाब्दिक विग्रह कैसे करोगे? इसमें वर्ण कैसे गिनोगे ये बताओ। इसमें जो आप वर्ण गिनोगे, ध्यान से सुनना, इसमें जो वर्ण गिनोगे ध्यान से सुनना। ये क्या लिख दिया आपने? श। इस सौ में स्वर किसका था? ए का, तभी तो ये से बना, तभी तो ये से बना। उसके बाद क्या है? र। इस र में स्वर किसका है? अ का। उसके बाद क्या है? न। इस न में स्वर किसका है? ई का। या फिर ऐसे लिख दो ई, या फिर इसको ऐसे लिख दो ई। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? वैकल्पिक चिन्ह। हिंदी में चिन्हों से क्वेश्चन बनते हैं, अंग्रेजी में स्लैश बोलते हैं, हिंदी में वैकल्पिक बोलते हैं, ठीक। तो अब देखो इसमें कितने वर्ण हैं? एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया, कितने हो गए? 2। एक वर्ण ये हो गया 3, एक वर्ण ये हो गया 4, एक वर्ण ये हो गया 5 और एक वर्ण ये हो गया, मतलब बड़ी कितना? 6। इसमें 6 वर्ण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे और थोड़ी है, लास्ट में यहाँ पे बड़ी है, तो इसलिए इसमें कितने वर्ण हैं? 6। समझ गए? इतना क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक की क्लास में कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ठीक। उसके बाद देखो, अब हम व्यंजनों को आधा करना सीखते हैं, मतलब व्यंजनों को स्वर रहित करना सीखते हैं कि कैसे व्यंजनों को स्वर रहित करना है, ठीक। अब देखो व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजन, अब व्यंजन होते कितने हैं? 33। व्यंजन होते कितने हैं? 33। इन 33 व्यंजनों को हमने स्वर रहित करना है, मतलब उनमें से स्वर हटाना है। अब व्यंजनों को अगर स्वर रहित करना है तो कैसे कैसे करना है जरा समझना। इसको हम कुछ भागों में बांट लेंगे। 22 व्यंजनों को अलग करेंगे, 2 व्यंजनों को अलग तरीके से करेंगे। 22 और 2 कितना? 24। उसके बाद 8 व्यंजनों को अलग से करेंगे, 24 और 8 कितना? 32। उसके बाद अकेले व्यंजन को अलग करेंगे, 32 और 1 कितना? 33। समझ रहे हैं? अब ये 22 कौन से हैं, ये 2 कौन से हैं, ये 8 कौन से हैं, ये 1 कौन सा है, आपने इसको समझना है, ठीक। अब कैसे? देखो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को लिखने के लिए या फिर स्वरों को लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे ही खड़ी पाई किसको बोलते हैं? ये वाली लाइन है, इसको हम शिरोरेखा बोलते हैं, जो वर्ण या शब्द के ऊपर जाती है। अगर क लिखना है तो ये वाली जो लाइन डाली इसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। समझ गए? ये वाली खड़ी पाई है और ये क्या है? शिरोरेखा। अब ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं। तो हिंदी वर्णमाला के जो 33 व्यंजन हैं, उन 33 व्यंजनों में से 24 व्यंजन जो हैं उनको लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। उनको लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है और उन 24 व्यंजनों में से 22 व्यंजन खड़ी पाई से पहले ही खत्म हो जाते हैं और 2 व्यंजन खड़ी पाई के बाद में भी जाते हैं। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सपोज दैट देखो आपने लिखना है क। अगर आपने क लिखना है तो इसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया या नहीं किया? किया। आपने लिखना है ख, इसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया या नहीं किया? किया। आपने लिखना है ग, इसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया या नहीं किया? किया। आपने लिखना है घ, इसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया या नहीं किया? किया। अब देखो मैंने बोला कि हिंदी वर्णमाला में जो 33 व्यंजन हैं
उन 33 व्यंजनों को लिखने के लिए, उन 33 व्यंजनों में से 24 व्यंजन ऐसे हैं जिनको लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, और उन 24 में से 22 ऐसे हैं जो खड़ी पाई का प्रयोग तो होता है लेकिन खड़ी पाई से पहले ही खत्म भी हो जाते हैं, और 2 ऐसे हैं जो खड़ी पाई के बाद खत्म होते हैं। अब देखो खड़ी पाई से पहले कौन सा खत्म होता है? ख। ख को लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया है। और खड़ी पाई के बाद है क्या ख? नहीं, खड़ी पाई से पहले ही खत्म हो जा रहा है। ग देखो खड़ी पाई का प्रयोग किया और खड़ी पाई से पहले ही गौ समाप्त हो जा रहा है। घ देखो खड़ी पाई का प्रयोग किया, खड़ी पाई से पहले ही घ समाप्त हो जा रहा है। लेकिन क देखो खड़ी पाई का प्रयोग किया लेकिन खड़ी पाई के बाद भी क का आधा भाग जा रहा है। समझ गए? तो जो 24 ऐसे हैं व्यंजनों में, जो 24 व्यंजन ऐसे हैं जिनको लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, उन 24 में से 22 क्या हो जाते हैं? खड़ी पाई से पहले खत्म हो जाते हैं। लेकिन 2, एक था क और एक था फ, ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई के बाद जाते हैं। इतना समझ गए? इतना समझ गए? अब देखो, अब जो खड़ी पाई से पहले जिन वर्णों को लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है लेकिन वो खड़ी पाई से पहले शुरू होकर खड़ी पाई के पहले ही खत्म हो जाते हैं, उनको अगर तुमने आधा करना है तो उनको आधा करने के लिए आप खड़ी पाई हटा देते हैं और वो व्यंजन क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। जैसे आपने ख को आधा करना है, अगर आपने ख को आधा करना है तो इस तरीके से ख आधा होता है या नहीं होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या किया? खड़ी पाई हटा दी। अगर आपने गौ को आधा करना है तो ऐसे ग आधा होता है या नहीं होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या किया? खड़ी पाई हटा दी। आपने घ को आधा करना है तो इस तरीके से घ आधा होता है नहीं होता है? होता है। आपने सिर्फ क्या किया? खड़ी पाई हटा दी। समझ गए? लेकिन जो 2 बचे हैं, 22 तो हो गए ये, अब जो 2 बचे हैं कौन से? क और फ, इनको आधा करने के लिए खड़ी पाई हटा के काम नहीं चलेगा। इनको आधा करने के लिए क्या होगा? खड़ी पाई के बाद वाले भाग को क्या कर देते हैं? आधा। क लिखने के लिए खड़ी पाई से आधा इधर है, आधा इधर है, ठीक? तो ये जो क है, खड़ी पाई के बाद वाला जो भाग है, इसको भी हम क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, तब जाके क क्या होता है? आधा। अगर फ आधा करना है तो खड़ी पाई के बाद वाला जो भाग है उसको क्या कर देते हैं? आधा। इस तरीके से फ क्या हो जाता है? आधा। समझ गए? समझ गए? तो 24 व्यंजनों में से 24 के 24 व्यंजनों को 22 को तो आपने ऐसा आधा किया, 2 को आपने ऐसा आधा किया। इतना समझ गए? उसके बाद बचते हैं क्या? 22 वो हो गए, 2 ये हो गए, 22 और 2 कितना? 24। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अभी भी कितने बचे? 9। अब उनको कैसे आधा करना है जरा इनको समझना है, ठीक? अब देखो ये जो 9 वर्ण होते हैं कौन कौन से बचे हैं? कोई बताएगा? एक तो बचा है अंग, एक क्या बचा है? अंग, एक क्या बचा है? छ, उसके बाद ट, उसके बाद ठ, उसके बाद ड, उसके बाद ढ, उसके बाद एक बचा है छ। इनके अलावा बताओ ना क जिनको लिखने के लिए, उसके बाद एक बचा र, एक बचा र, एक बचा ह, और बताओ द, और कौन बचा? द, ठीक? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक? यही 9 बचे। ये जो 9 हैं, इन 9 को आप क्या बोलते हैं? गोल वर्ण बोलते हैं। लेकिन इन 9 में से आपने सिर्फ रॉ को हटाना है। किसको हटाना है? रॉ को हटाना है। बाकी बचे हुए सारे आपके क्या कहलाते हैं? गोल वर्ण कहलाते हैं, ठीक? अब ध्यान से सुनो, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? इनको हम बोलते हैं गोल वर्ण। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी में गोल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे हिंदी में गोल वर्णों की संख्या कितनी है? 8। गोल वर्णों की संख्या कितनी है? 8। क्यों बोलते हैं गोल वर्ण? जरा सुनो, ठीक? देखो, इस डॉ को लिखते समय नीचे से ऐसे गोल जैसे आकृति बन रही, नहीं ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? हाथ घूमेगा गोलाकार। इस छ को लिखने में देखो ऐसे गोल बन रहा है नीचे, इस टॉ को लिखने में बन रहा है, इस ठॉ को लिखने में बन रहा है, इस डॉ को लिखने में बन रहा है, इस ढॉ को लिखने में बन रहा है, इस हॉ को लिखने में बन रहा है और इस दौ को लिखने में बन रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदी में गोल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे कितनी है? 8, ठीक? अब इन 8 गोल वर्णों को अगर तुमने आधा करना है, इन 8 गोल वर्णों को तुमने आधा करना है, तो अब अगर तुमने टॉ को आधा करना है तो क्या तुम ऐसे कर देते हो? क्या ऐसे टॉ आधा होता है? नहीं। इनको आधा करना है तो इनके नीचे क्या लगा दिया जाता है? हलंत लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? हलंत। और ये क्या हो जाते हैं? आधे। समझ गए? क्लियर हो गया है? कुछ पूछना है? 22 को आधा कैसे करना है समझे, 2 को आधा कैसे करना है समझे, 8 को आधा कैसे करना है समझे। तो 22 वो थे, 2 वो थे, 24 8 ये थे, 32 बचा क्या? 1। कौन बचा? रॉ।
इसी रॉ को आपने समझना है, समझ रहे? ठीक, अब देखो रॉ को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, जरा उसको समझना है। रॉ को कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, इसी को आपने समझना है। ठीक, अब देखो एक रॉ तो ये होता है, ये, अब एक रॉ आपका ये होता है, एक रॉ आपका ये होता है, और एक रॉ आपका ये वाला होता है। समझ रहे हैं? अब सारे को समझना है। ये जो रॉ है ये आपका स्वर सहित होता है। क्या? स्वर सहित। इसमें स्वर किसका है? अ का। ये वाला जो रॉ है ये भी क्या होता है? स्वर सहित। क्या होता है? स्वर सहित। ये वाला जो रॉ होता है ये भी क्या होता है? स्वर सहित। क्या होता है? स्वर सहित। और ये वाला जो रॉ होता है ये क्या होता है? स्वर रहित। ये क्या होता है? स्वर रहित। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेफ वर्ण। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेफ वर्ण। क्या बोलते हैं? रेफ वर्ण। इतना समझ गए? अब क्या है ये, इसको सुनो। ठीक, सबसे पहले ये तो सबको पता होगा, अगर मैं रमेश लिख दूं, अगर मैं रमेश लिख दूं तो इस रमेश में रॉ जो है वो पूरा है या आधा है? पूरा है। रॉ में स्वर किसका है? अ का। तो ये क्या है? स्वर सहित है। तो ये तो रॉ पूरा हो गया। लेकिन अगली चीज ध्यान रखना, अगर किसी खड़ी पाई के व्यंजन के साथ, अगर किसी खड़ी पाई के व्यंजन के साथ, ठीक, अगर किसी खड़ी पाई के व्यंजन के साथ, ये क्या है? खड़ी पाई का व्यंजन है। ठीक, लेकिन ये खड़ी पाई का व्यंजन क्या है? आधा है। ये खड़ी पाई का व्यंजन क्या है? आधा है। इसके साथ रॉ पूरा लिखना हो, इसके साथ रॉ पूरा लिखना हो तो खड़ी पाई के साथ इस तरीके से ये क्रॉस लाइन बना के हम क्या लिखते हैं? रॉ को पूरा लिखते हैं। उदाहरण समझना, मैंने क्या बोला? अगर कोई खड़ी पाई का व्यंजन आधा है, अगर कोई खड़ी पाई का व्यंजन आधा है, उसके साथ रॉ को पूरा लिखना है, उसके साथ रॉ को पूरा लिखना है, तो रॉ पूरा कैसे होगा? इस खड़ी पाई के साथ नीचे लाइन लगा दी जाएगी, यही लाइन, क्रॉस लाइन ही क्या होता है? रॉ पूरा होता है। समझ गए? समझ गए? अब देखो, आधा प लिख दूं तो ये लगा दूं तो ये थोड़ी बनेगा। समझ गए? तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने एक शब्द लिखा प्रकाश, मैंने एक शब्द लिखा प्रकाश। अब आप मुझे ये बताओ, इस प्रकाश में रॉ पूरा है या रॉ आधा है? मुझे आप इतना बता दो। रॉ क्या है? पूरा। इस प्रकाश में प आधा है या प पूरा है? आप मुझे ये बताओ। प आधा है। प्रकाश बोलते हो? प्रकाश, प्रकाश बोलते हो या प्रकाश बोलते हो? प्रकाश, 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 तो प आधा है, रॉ क्या है? पूरा। इसका अगर विग्रह करना होगा शब्दों का, तो इसमें शब्दों का विग्रह ये प, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। फिर क्या होगा? रॉ। और रॉ में स्वर किसका है? अ का। फिर क्या होगा? क में स्वर किसका है? आ का। फिर क्या होगा? स में स्वर किसका होगा? अ का। समझे? समझे? तो प क्या है? आधा है, इसको रॉ, इसको स्वर मिला ही नहीं। रॉ क्या है? इसमें स्वर अ का है, तो क्या होगा? प्रकाश। समझ गए? या प्रकाश, प्रकाश। समझ गए आप? समझ गए? तो ये वाला रॉ पूरा है या नहीं है? है पूरा। समझ गए? अब पूरा है। जनरली बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे शायद। अब ध्यान नहीं गया होगा कभी इस तरफ, लेकिन ऐसा दिमाग में तो चलता ही होगा, इसका मतलब ये आधा है टाइप, इस टाइप का कुछ लगा है ना, तो इसका मतलब रॉ क्या है? ये पूरा है। समझ के? दूसरा, ये देखो, ये शब्द है। अब ये देखो, ये गोल वर्ण है या नहीं है? है गोल वर्ण। गोल वर्ण के लोग आधा करने के लिए हलंत लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। और ये वाला जो होता है ये रॉ पूरा होता है या नहीं होता है? होता है। और शब्द लिख दिया मैंने क, तो क्या लिख दिया? ट्रक। ट्रक बोलते हो या ट्रक बोलते हो? ट्रक बोलते हो ना, तो टॉ क्या है? आधा, रॉ क्या है? पूरा। समझ गए हैं? तो ये रॉ क्या होगा? पूरा। क्लियर? अब बहुत सारे लोग ऐसा लिख देते हैं, ये नहीं है भाई। समझ रहे? लिखते हैं ना बहुत सारे लोग, ऐसा करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये नहीं है वो। पहले ट में नीचे लगा हलंत, इसका मतलब ट आधा, फिर लगा पूरा रॉ, तो क्या हो गया? क। ये क्या हो गया? ट्रक या टरक, ट्रक। समझ गए? नहीं समझ गए होंगे ना? ठीक। उसके बाद देखो, फिर ये तीन क्या होते हैं? पूरे रॉ होते हैं। और ये क्या होता है? आधा रॉ होता है। इसी को हम बोलते हैं रेफ वर्ण। क्या बोलते हैं? रेफ वर्ण। जैसे आपने लिख दिया पर्व, आपने क्या लिख दिया? पर्व। अब यहाँ पे प, इस प में स्वर किसका था? अ का। प में स्वर किसका था? अ का।
फिर क्या है यहाँ पे र, फिर क्या है यहाँ पे र, लेकिन र क्या है आधा है, आगे क्या है व, और व में स्वर किसका था अ का। अब ध्यान सुनना, प आधा था, प में स्वर किसका अ का, तो ये पूरा प बन गया है। र में स्वर आगे से लेना था, र में अगर आगे स्वर होता तो ये पूरा र लिखते, इस र को आगे से कोई स्वर मिला ही नहीं, इस र को आगे से कोई स्वर मिला ही नहीं, स्वर नहीं मिला क्योंकि आगे स्वर किसका है अ का, वो किसके लिए है व के लिए, तो व तो इससे स्वर ले लेगा, ये क्या बन जाएगा व, प इससे स्वर ले लेगा, ये बन जाएगा प, ये र रह गया आधा, ये र रह गया आधा, तो आधे तो फिर उछलते रहते हैं ना, अध जल गगरी छल कद जाए ना, तो ये कहाँ जाए इसके ऊपर बैठ जाएगा, प के सॉरी व के ऊपर बैठ जाएगा, इसलिए ये क्या होगा पर्व। समझ गए, समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो रॉ के बारे में समझ गए हैं कि कहाँ पे स्वर सहित है और कहाँ पे स्वर रहित है, क्लियर। उसके बाद देखो इसमें फाइनल आपका है कुछ शब्दों का आपने विग्रह करना है, कुछ शब्दों का आपने विग्रह करना है। उससे पहले शब्दकोश देखते हैं, ठीक। हिंदी का शब्दकोश, आपने अंग्रेजी की डिक्शनरी देखी होगी, अंग्रेजी की डिक्शनरी देखी होगी, वैसे ही आपका हिंदी का शब्दकोश होता है। और पहले क्या रहेगा आपका अंक, ठीक, शब्दकोश, ठीक है, शब्दकोश। तो शब्दकोश में कैसे आपने स्वरों को दिखाना है और शब्दकोश में कैसे आपने व्यंजनों को दिखाना है। देखो शब्दकोश में जब स्वर लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप अंक, फिर क्या लिखोगे आप चंद्र बिंदु, फिर क्या लिखोगे आप अह, फिर क्या शुरू होगा आपका अ, फिर क्या होगा आ, फिर क्या होगा छोटी, फिर क्या होगा बड़ी, फिर क्या होगा छोटा, फिर क्या होगा बड़ा, फिर क्या होगा री, फिर क्या होगा ए, फिर क्या होगा आई, फिर क्या होगा ओ, और फिर क्या होगा औ। तो इस तरीके से आपका हिंदी शब्दकोश होगा, किसके लिए स्वरों के लिए। समझना, आपने अंग्रेजी की डिक्शनरी देखी होगी, अंग्रेजी की डिक्शनरी में सबसे ऊपर पेज में ए लिखा होता है बड़े में, फिर ए से रिलेटेड वहाँ पे स्पेलिंग होती है, फिर अगले पेज में ए लिखा होता है, फिर ए लिखा होता है, तो नहीं तो ए के बाद डायरेक्ट बी लिख देता ना, समझ रहे हैं। तो हिंदी का भी शब्दकोश है, सबसे पहले क्या आएगा अंक, फिर क्या आएगा चंद्र बिंदु, फिर क्या आएगा अह, फिर अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा री ए आई ओ और औ। वैसे ही व्यंजनों को लिखने के लिए भी शब्दकोश होगा। अब व्यंजनों का जो शब्दकोश होगा वो कैसे लिखेंगे, देखो पहले क्या आएगा क, पहले क्या आएगा क, फिर क्या आएगा ख नहीं आएगा, अब क्या आएगा छ, अब क्या आएगा छ, फिर क्या आएगा ख, फिर क्या आएगा ग, फिर क्या आएगा घ, फिर क्या आएगा अंग, ठीक। उसके बाद फिर क्या आएगा च, फिर क्या आएगा छ, फिर क्या आएगा ज, फिर क्या आएगा ज्ञ, ज के बाद क्या आएगा ज्ञ, फिर क्या आएगा ज, फिर झ, फिर च छ ज झ य। उसके बाद क्या आएगा ट, फिर क्या आएगा ठ, फिर क्या आएगा ड, फिर क्या आएगा ढ, फिर क्या आएगा अण, फिर क्या आएगा त, फिर क्या आएगा त्र, फिर क्या आएगा थ, फिर क्या आएगा द, फिर क्या आएगा ध, फिर क्या आएगा न, फिर क्या आएगा प, फिर क्या आएगा फ, फिर क्या आएगा ब, फिर क्या आएगा भ, और फिर क्या आएगा म, ठीक। उसके बाद प फ ब भ म, फिर य, फिर र, फिर ल, फिर व, फिर श, लेकिन इस स के बाद क्या आएगा श, फिर स, फिर स, और फिर ह। समझ गए हैं, छ लिख दिया है, त्र लिख दिया है और ज्ञ लिख दिया। ये है व्यंजनों का शब्दकोश। अब कैसे जरा समझो, यहाँ सुनो। किसी को लग रहा होगा क्या नए वाले वो पढ़ा दिए क ख ग घ पढ़ा दिए, नहीं नए वाले क ख ग घ नहीं, वही वाले हैं, ठीक। अब वो उन लोगों के लिए जो बोलता है हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको खूब हिंदी आती है ना। अब देखो यहाँ सुनना, इस क के बाद ख नहीं लिखा, क के बाद क्या लिख दिया छ लिख दिया। छ मतलब क्षत्रिय वाला, क्यों, क्योंकि ये छ क्या है संयुक्त अक्षर है, क्या है संयुक्त अक्षर। इसको कैसे लिखते हैं क और साथ में क्या लिखते हैं श और साथ में क्या लिखते हैं अ, ऐसे लिखा जाता है। तो अंग्रेजी के हिसाब से सोचो, अंग्रेजी के हिसाब से सोचोगे तो छ की स्पेलिंग शुरू करने के लिए कहां से शुरू करनी पड़ेगी क से, इसलिए। समझ पा रहे हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक। उसके बाद देखो हम कहाँ आए, यहाँ जौ के बाद हमने क्या लिख दिया ज्ञ लिख दिया, क्या लिख दिया ज्ञ। ज्ञ भी एक संयुक्त अक्षर है, ये किसके योग से बनता है ज, किसके योग से य और किसके योग से अ।
अगर इसका शब्दकोश लिखना होगा तो ये क्या है, ज्यों है, ज्यों है। ज्यों किससे बनता है, ज, य और अ से। तो जौ के बाद अगली स्पेलिंग किसके लिए होंगी, ज्यों के लिए होंगी। समझ रहे हैं। उसके बाद एक जगह क्या लिखा, त्र, क्या लिखा, त्र। त्र कैसे बनता है, त और क्या, र और क्या, अ। समझ रहे हैं। इसके बाद तो के बाद क्या आएगा, त्र आएगा। समझ रहे हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी आपने देखी होगी, अगर आप एप्पल लिखते हैं तो APPLE लिखते हैं। अगर आप सपोज दैट क्या लिख देंगे, AA से लेके कोई स्पेलिंग बनेगी, ए और ए से लेके क्या बनेगी, क्या बनेगी, है आदित्य। अगर आप लिखोगे तो AADITYA ऐसे लिखोगे, तो उसका मतलब ए के बाद पी लिख दोगे या ए के बाद ए वाला पहले आएगा, ए के बाद ए वाला पहले आएगा ना, तो वही शब्दकोश है। ठीक है, तो ये हो गया शब्दकोश। समझ गए हैं। तो वो था आपका स्वरों को आपने शब्दकोश में कैसे व्यवस्थित करना है, और ये था आपका व्यंजनों को आपने कैसे शब्दकोश में व्यवस्थित करना है। इसके बाद लास्ट इसमें कुछ शब्दों का शाब्दिक विग्रह करना सीखो, और उसके बाद कल आपका फिर संधि चलेगी। ठीक, कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक लिख दिया मैंने क्षत्रिय, एक लिख दिया मैंने क्षत्रिय, और एक लिख दिया मैंने क्षयी, और एक लिख दिया मैंने कर्म, और एक लिख दिया मैंने क्रम, और एक लिख दिया मैंने क्या। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से, अभी जो वीडियो का क्वेश्चन हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। आपने क्या करना है, इसमें से स्वर और व्यंजन अलग करने हैं। अब कैसे स्वर व्यंजन अलग करोगे, सुनो। क्षत्रिय को पहले तो छ को अलग करोगे। छ को कैसे लिखोगे, क, फिर क्या लिखोगे, श, फिर क्या लिखोगे, अ। लिख दिया श। उसके बाद त्र, त्र को कैसे लिखते हैं, त, और उसके बाद र, त और र। र में स्वर किसका, अ का, नहीं अ का, त्र थोड़ी है, त्रि है। इसका मतलब स्वर किसका होगा, ई का। फिर क्या है आपका य, फिर क्या है आपका य में स्वर किसका है, अ का। इस तरीके से आप क्षत्रिय में से स्वर और व्यंजनों को अलग करेंगे। समझ गए, शाब्दिक विग्रह करेंगे। वैसे ही क्षयी का कैसा होगा, ये क्या होगा क, ये क्या होगा श, ये क्या होगा अ, फिर क्या होगा य में स्वर किसका, बड़ी का। समझ गए, क्लियर हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है क में स्वर किसका है, अ का। अब देखो ये क्या है, रेफ वर्ण। ये रेफ वर्ण पहले होगा, आगे वाले के ऊपर बैठ गया होगा, तो अब इसके बाद क्या होगा, रेफ। रेफ का मतलब र आधा, फिर क्या होगा म, फिर क्या होगा अ। समझ गए, क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या लिखोगे, क्रम। क्रम में मुझे बताओ, र आधा है या पूरा है, पूरा है, पूरा है ना, और क क्या है, आधा। तो क्या करोगे, क को क्या कर दिया, आधा, फिर क्या है र, र क्या है, पूरा। उसके बाद क्या है म में स्वर किसका है, अ का। ठीक, उसके बाद क्या में क क्या है, आधा, फिर उसके बाद य में स्वर किसका है, आ का। तो ये क्या बन गया, क्या। समझ गए हैं। तो किसी भी शब्द में से आप स्वर और व्यंजन को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये क्या रहेगा आपका, इनका शाब्दिक विग्रह। समझ गए, क्लियर हो गया है। ठीक, इसके बाद जो अगली क्लास आपकी कल से चलेगी वो आपका संधि चलेगा। ठीक, नया टॉपिक आपका संधि। ठीक।